वो पालन, देखो कानून है, कानून मतलब रेड लाइट है तो आप गाड़ी लेकर जा सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो, ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाएगा, जैम लगने शुरू हो जाएंगे, एक्सीडेंट तो पूछो मत, आदमी पैदल भी सेफ नहीं होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, फिर आ गया महेश, ठीक है जी, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, उधार में है बेटा तो कैश, ये मतलब जनरली मैंने डायरेक्टली लिखा, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये महेश, मैंने ये मत सोचो कि सर ऐसा कर रहे हैं, नहीं भाई ये बुक का ही क्वेश्चन है सारे। जस्ट इमेजिन कि हमारे देश में कोई भी ट्रैफिक लॉज है ही नहीं, यानी आपका जब मन करे, रेड लाइट है तो आप गाड़ी लेकर जा सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो, यू टर्न मार सकते हो, स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी जहां आना चाहे आ सकता है, जाना चाहे जा सकता है। क्या होगा? सब कुछ बर्स्ट हो जाएगा, ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाएगा, जैम लगने शुरू हो जाएंगे, एक्सीडेंट तो पूछो मत, आदमी पैदल भी सेफ नहीं होगा। यही हमारे अकाउंटेंसी में भी होता है। मैंने आपको पास्ट लेक्चर्स में बताया था कि एवरी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। आज के इस लेक्चर के अंदर, जो कि वन शॉट लेक्चर है, हम जानेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, वो पालन, देखो कानून है, कानून मतलब दफा 302 के तहत सजाए मौत या उम्र कैद, नो इफ नो बट, ठीक है जी। अब वो कानून में लिख दिया गया, यहां पर भी कानून लिख दिया गया है कि कौन सी चीज को आपने डेबिट करना है और कब करना है, कौन सी चीज को क्रेडिट करना है और कब करना है। क्यों? अगर ये नहीं लिखा जाता तो कहीं ना कहीं कोई डेबिट कर रहा होता, कोई क्रेडिट कर रहा होता, नो ट्रांसपेरेंसी, नो रेलेवेंस, नो अंडरस्टैंडिंग, नो कंपेरेबिलिटी, चारों के चारों हमारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग बर्स्ट हो जाते, खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते, अकाउंटेंसी किसी काम की नहीं रहती। तो इस चीजों को हार्मनी में रखने के लिए, एक सिस्टमैटिक तरीके में रखने के लिए, सिमिलर रखने के लिए, आप ये कह सकते हो कंपेरेबल, ट्रांसपेरेंट रखने के लिए एक रूल बनाया गया कि भैया इसी चीज को आपने डेबिट करना है, इसी चीज को आपने क्रेडिट करना है। जैसे ही हम लोग एक गाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमारे ऊपर कुछ ट्रैफिक कानून थोप दिए जाते हैं कि भैया लाल बत्ती है, आगे आपने क्रॉस नहीं करना, स्पीड लिमिट, सीट बेल्ट, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, नो ओवरटेकिंग, XYZ, बहुत सारे कानून। आप कोई साइन नहीं करते हो कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर दिया, नहीं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, जो इंडियन के नागरिक होने के साथ साथ आपको उसको पालन करना बड़ा जरूरी हो जाता है। इसी प्रकार जब आप पेन पकड़ते हो किसी भी फॉर्म की अकाउंटिंग करने के लिए, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पालन करना अनिवार्य हो जाता है, आपको करना ही करना है, इसके अंदर दो राहें नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो आप गलत हो, आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपके अकाउंट्स खराब हैं। तो नमस्कार, मैं हूं शांघई और स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया सा लेक्चर है और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूरे आने वाला जीवन तुम्हारा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो थोड़ा सा हम बढ़िया से पढ़ेंगे। वन शॉट लेक्चर है, एवरीथिंग जो कि इस चैप्टर में कवर की गई है हम पूरी कवर करेंगे। कोशिश करूंगा आपको इतने अच्छे से ये चीज़ समझा दूं कि कौन सी ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट क्या होते हैं और कौन सा डेबिट होता है और कौन सा क्रेडिट होता है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। देखो यहां पर एक बात है, यहां पर एक बात है प्यारे बच्चों कि डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या कहती है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई घरेलू ट्रांजैक्शन की बात यहां नहीं होगी, पर्सनल ट्रांजैक्शन की बात नहीं होगी। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है जी, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है प्यारे बच्चों क्रेडिट। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों एस्पेक्ट डेबिट हो रहे हो, दोनों एस्पेक्ट क्रेडिट हो रहे हो। एक हमेशा डेबिट होगा, एक हमेशा क्रेडिट होगा, या मल्टीपल डेबिट हो सकते हैं, मल्टीपल क्रेडिट हो सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डेबिट है और अमाउंट ऑफ क्रेडिट है वो टोटल सेम होना चाहिए। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होगा। हो सकता है एक डेबिट हो एक क्रेडिट हो, दोनों का अमाउंट सेम होगा। हो सकता है दो डेबिट हो एक क्रेडिट हो, तो दोनों का टोटल इसके बराबर होगा। हो सकता है चार क्रेडिट हो और पांच क्रेडिट हो,
तो उन दोनों का टोटल बराबर होगा। तो पलड़ा हमेशा भारी किसी का नहीं होगा, हमेशा बराबर होगा। सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंटेंसी कहते हैं। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर रहेंगे थ्रू आउट द अकाउंटेंसी। कोई भी चैप्टर आप पढ़ लो, कोई भी काम आप कर लो, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रूल्स टू फाइंड विच एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड विच एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि वो दो एस्पेक्ट कैसे हैं, क्या सोचना है, वो आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, राम को हमने 20,000 का माल बेचा उधार पर। तो हमेशा जो दो एस्पेक्ट सोचने, आपने राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचने, आपने हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने। तो सोचो कि मैंने चाय फाई कैफे, हमने गुड्स बेचे राम को 20,000 रुपए के उधार पर। तो एक तो मेरा स्टॉक चला गया, माल चला गया, बेच दिया। जब हम माल बेचते हैं तो उसको बोलते हैं सेल। तो इसके जो दो एस्पेक्ट्स होने वाले हैं बेटा, जो दो एस्पेक्ट्स होने वाले हैं वो ये होंगे। पहला, एक तो बेटा मेरी सेल हो गई, एक तो सेल अकाउंट अफेक्ट करेगा। माल बेचने को सेल अकाउंट कहते हैं, खरीदने को परचेज अकाउंट कहते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है ना। बाकी फिर भी थोड़ा और पढ़ लेंगे आज। उसके बाद क्या हमने राम से पैसे लेने हैं? आंसर इज यस। तो यहां पर आ जाएगा भैया राम। दूसरा एस्पेक्ट आ गया राम। अब इनमें से एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। दो एस्पेक्ट क्या है भैया? माल चला गया और राम से पैसे लेने हैं। माल चला गया, राम से पैसे लेने हैं। माल चला गया यानी सेल हो गई, राम से पैसे लेने, डेटर है वो हमारा। कौन है हमारा? डेटर है, क्योंकि मुझे उससे पैसे अभी नियर फ्यूचर में लेने हैं। अब कहानी यहां पर यह है, ये जो दो एस्पेक्ट हैं बेटा, दो एस्पेक्ट है, इनमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। मैं आपको बता दूं कि राम डेबिट होगा और सेल जो होगी बेटा वो क्रेडिट होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे रूल्स याद हैं। इस चैप्टर में मैं आपको यही समझाऊंगा कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। अब इस चीज को जानने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रूल्स टू फाइंड विच एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड विच एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। इस बात को जानने के लिए आपके पास दो रूल्स हैं, दो अप्रोचेस हैं, दो तरीके से आप ये सीख सकते हो। पहली, ट्रेडिशनल अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच जो हमारे पूर्वज इस्तेमाल किया करते थे। ये आपको बस सुननी है, देखनी है, समझनी नहीं है। थोड़ी बहुत समझनी, क्योंकि 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा। जीवन में कहीं इस्तेमाल नहीं होगी। जीवन में कहां इस्तेमाल होगी? एक एग्जांपल दूंगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और ये रियल एग्जांपल है, आई स्वेयर टू माय डॉटर। ठीक है जी, अब ये रियल एग्जांपल है जो मेरे साथ हुआ। ट्रेडिशनल अप्रोच वो अप्रोच होती थी जब हमारे टीचर या हमारे टीचर्स के टीचर्स ये सोचते थे और फिर डेबिट और क्रेडिट। देखो, जब मैंने अभी सेल को क्रेडिट किया और राम को डेबिट किया तो कुछ सोचकर किया होगा ना। तो मैंने क्या थॉट प्रोसेस लगाया, वो एक अप्रोच है। डेबिट और क्रेडिट तक पहुंचने की एक अप्रोच है। वो अप्रोच आपको समझनी पड़ेगी। वो दो अप्रोच है, एक है ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न। मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न जमाने के बच्चे हैं, फास्ट बच्चे हैं, तो हम मॉडर्न अप्रोच लगाएंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ हमारी हिस्ट्री हमको पढ़ाती है कि भैया पहले क्या किया जाता था। और इस पूरे अप्रोच से आपको कतई समझ नहीं आएगा कि डेबिट कौन सा है और क्रेडिट कौन सा है। ये तो सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, कोई टीचर इसको समझाता नहीं है। सिर्फ इतना ही कराएंगे जो मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि हमको जानना ही नहीं है। क्योंकि अगर एक चीज को करने के वहां पर दो अप्रोच हैं तो वी आर कंफ्यूज कि कौन सी लगाऊं कौन सी लगाऊं। तो आपको मॉडर्न इस्तेमाल, और वो वेरी इजी टू यूज है, वेरी इजी टू यूज। जस्ट कहते हैं ना, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। प्लग करो और प्ले करो, बस एक बार देख लिया आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे। लेकिन फिलहाल हमें क्या पढ़नी पड़ेगी? ट्रेडिशनल अप्रोच। और ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं ये भी मैं आपको भी बताता हूं। क्या एक ऐसा एग्जाम्पल है मेरे जीवन का जिसने मेरे होश बदल दी कि भैया ये लिटरली इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्यों? देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि जो हमारे अकाउंट्स हैं, नेचर ऑफ अकाउंट जो है, नेचर हमारी पूरी की पूरी जो अकाउंट्स है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है। ऐसा ये कहता है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। कह रहे 3 पार्ट्स में बटी हुई है। पहली है, रियल नेचर के अकाउंट होते हैं,
रियल अकाउंट कहते हैं हम उनको बेटा। क्या कहते हैं बेटा? रियल अकाउंट। एक होता है बेटा पर्सनल अकाउंट, एक होता है बेटा पर्सनल अकाउंट, और एक होता है बेटा हमारा नॉमिनल अकाउंट। एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या आता है? देखो, इट इंक्लूड्स, समझना, ऑल एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स आ जाएंगे, सारे के सारे एसेट, एक्सेप्ट, किनको छोड़कर? एक्सेप्ट दो एसेट नहीं आते। एक आता है कैश और बैंक, सॉरी कैश तो आता है, एक बैंक नहीं आता, एंड एक जिससे पैसे लेने हैं वो नहीं आता। ऐसा क्यों? वो भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है जी, सारे के सारे एसेट आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, सॉरी, हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बोलो भैया, एग्जाम्पल हो गया लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है जी, उसके बाद स्टॉक हो गया, बोलते जाओ, कैश हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, मशीनरी हो गई, मशीनरी हो गई, लाइव स्टॉक हो गया, बिल्कुल, गुडविल हो गया, एक्सेट्रा। कमेंट सेक्शन में बताओ तीन और एसेट्स के नाम, इनके अलावा तीन और, दो तो मुझे मतलब चार पांच तो मुझे याद ही हैं, तीन और एसेट के नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे जस्ट फॉर रिवीजन। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे एसेट को हम बोलते हैं रियल नेचर। अगर बोलता है कि लैंड का नेचर क्या है, बोलेंगे रियल अकाउंट। बिल्डिंग का नेचर क्या है, बोलेंगे रियल अकाउंट। लाइफ स्टॉक यानी हाथी घोड़े भैंस, इनका नेचर क्या हो गया भैया? रियल अकाउंट। गुडविल इनटेंजिबल एसेट है, क्या होता है बेटा? रियल अकाउंट। ठीक है जी, फिर आता है बेटा हमारा पर्सनल। पर्सनल आने से पहले हम सीखते हैं नॉमिनल। नॉमिनल होते हैं ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, रेवेन्यू एटसेट्रा। यानी जो हमारा इनकम और रेवेन्यू वगैरह है वो सारी चीजें, खर्चा वगैरह सारी चीजें। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल मैं यहाँ पहले एक्सपेंसेस या लॉसेस के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बहुत सारे हैं यार, अनगिनत हैं, और यहाँ मैं इनकम के लिख दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी देना लोगों को, समझ रहे हो? सैलरी देना, रेंट देना, कैरियज हो गया, रेड़े रूड़े का खर्चा, फ्रेट हो गया, ट्रक टेम्पू का खर्चा, और बताओ जी, और बताओ जी, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कैरियज हो गया, फ्रेट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया या थेफ्ट हो गया, बैड डेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और बताओ जी, और डेप्रीसिएशन हो गया। वेरी गुड, डेप्रीसिएशन, देखो भारी भरकम शब्द तो मैंने बता दिया। ब्याज देना हो गया, इंटरेस्ट दे रहे हो आप, कमीशन दे रहे हो लोगों को, वो हो गया। ठीक है जी, फिर ऑक्ट्रॉय, चुंगी होता है, टोल टैक्स वगैरह जो एक ट्रक टेम्पू देता हुआ एक शहर से दूसरे शहर जाता है, उसको हम चुंगी यानी ऑक्ट्रॉय कहते हैं, एट्सेट्रा। यहाँ पर भी मैं आपसे चाहूँगा कि एक ही कमेंट में आप तीन और अन्य एक्सपेंसेस या लॉसेस के बारे में बात करें। ठीक है जी, एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, लॉसेस भी आ सकते हैं। ठीक है जी, फिर अगर हम बात करते हैं बेटा अपने इनकम या रेवेन्यू की, अच्छा इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा माल खरीदना, परचेजेस, वो भी तो सबसे बड़ा खर्चा है हमारा, रॉ मटेरियल खरीदना। ठीक है, इनकम, सबसे ज्यादा इनकम हमको कहां से होगी? माल बेचकर होगी बेटा। ठीक है ना, OSR एकेडमी साइंस एंड फन को सबसे ज्यादा इनकम कहां से होती है? कोर्सेज बेचकर। समझ रहे हो, सबसे ज्यादा इनकम हमको यहां से होती है। क्या सिर्फ यही मेरी इनकम है? आंसर इज नो, हमको और भी इनकम हो सकती है। आंसर इज हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, मिलना, हमको किराया मिल सकता है, रेंट रिसीव्ड, किराया मिल सकता है,
मान लो साइंस एंड फन के बाद इतने ज़्यादा पैसे हो गए कि भैया कहाँ इन्वेस्ट करें, मतलब बिजनेस में इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, तो कुछ एक 40 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीद के किराए पे चढ़ा दी, इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स खरीद लिए, तो उससे डिविडेंड आता है। शेयर खरीदने से आपके पास डिविडेंड आएगा, यानी ब्याज ही कह सकते हो आप। कोई आपको कमीशन दे सकता है। मैंने किसी टीचर की ट्यूशन लगवा दी, होम ट्यूशन दे दी उसको, उसने मुझे कुछ पैसे दे दिए, कमीशन मिल गई। जैसे हमारे ऑफलाइन सेंटर में कुछ टीचर्स आकर क्लासेस लेते हैं, तो जो भी कलेक्शन आते हैं उसका 30% 35% मेरे को मिल जाता है, क्योंकि मैंने उनको स्पेस अवेलेबल करवाया है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराई है, नाम दिया है, बच्चों को इकट्ठा कराया, तो मुझे मेरी कमीशन मिलनी चाहिए। तो मेरी कमीशन है 35। देखो आपको ये साउंड बैड ना, बच्चा कहेगा सर ये तो बड़ा, ये तो अपने बिजनेस बना रखा है, बेटा ये ऐसे ही काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर इमोशनली नहीं पढ़ रहे हैं। अब बोलोगे तो टीचर के मुंह से पैसे की बात नहीं लगती, लेकिन एक अकाउंट्स का टीचर अगर पैसे की बात नहीं कर रहा तो मूर्ख है वो, ठीक है ना। तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, और ये रियलिटी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। कमीशन एटसेट्रा। इसके अलावा अगर आपको पता है कि कोई ऐसी 3 इनकम्स और हैं जो एक कंपनी, एक बिजनेस को हो सकती हैं, आपने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इन सब को हम बोलते हैं, इन सब को, देखो मैंने बहुत कम एग्जांपल लिए, इन सब को अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, इन सब को हम बोलते हैं नॉमिनल नेचर का। क्या बोलते हैं? नॉमिनल। अब जो बच गया वो सारा का सारा पर्सनल। देखो पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल का मतलब कहीं ना कहीं जहां नाम आ जाए, इंडिविजुअल की बात हो जाए, तो जहां पर भी नाम आता है ना वो पर्सनल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी चीज तो है कैपिटल। कैपिटल तो बहुत ही पर्सनल है, क्योंकि वो एक या दो जनों की होती है, 4 जनों की होगी। हम इस साल सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं, यानी एक ही जने की क्या होगी बेटा? कैपिटल होगी। पहली बात तो ये हो गई कैपिटल, ठीक है जी। फिर यहां पर अगर आप बात कर सको, कैपिटल हो गई। इसके बाद आप जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं वो भी यहां पर आ जाएंगी। पर्सनल मतलब जहां नाम आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कैपिटल तो हो गया, लाइबिलिटी में हो गया, जैसे आपका लोन है, आपका बैंक अकाउंट भी आप ही के नाम से खुलेगा ना, इसलिए वो यहां पर नहीं आता। डेटर जो होंगे वो एक नाम के होंगे, राम से पैसे लेने थे, श्याम से पैसे लेने थे, सुरेश, रेखा, जय से पैसे लेने हैं, तो एक इंडिविजुअल का नाम है या एक बिजनेस का नाम है, उस फलाना कंपनी से मुझे पैसा लेना है, पर्टिकुलर है, पर्सनल हो गया, ठीक है जी। जितने भी क्रेडिटर हैं, यानी इन लोगों को आपको पैसा देना है, फलाने बैंक को पैसा देना है, ठीक है जी, क्रेडिटर हो गया। इसके बाद हमारा जितने भी, अच्छा वो तो अभी बताता हूं आपको, ये समझ में आ गया? जितने भी, अब ये हमारा है तो बेटा ड्राइंग्स भी हमारी यहीं आएंगी, कैपिटल यहां है तो हमारी ड्राइंग्स भी यहीं आ जाएंगी, क्लियर है, एटसेट्रा। ओके, जितनी भी लाइबिलिटी, लोन हो गया, ये सारी चीजें। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है, सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन विद, देखो वो तो आ चुके हैं सर, ये तो सारे यहां आ गए, विद प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स यानी उपसर्ग और प्रत्यय। अगर लिखा है रेंट तो खर्चा है, रेंट रिसीव्ड आ गया तो वो इनकम है। लेकिन अगर मैं इन्हीं के आगे ये लिख दूं, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, यानी ये लाइबिलिटी बन जाएगी। समझ रहे हो? ये 4 शब्द हैं, 4 शब्द हमारे पर्सनल होते हैं। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एक पर्टिकुलर पर्सन से ही तो लेना होगा ना, एक्रू हो रखा होगा। इन एडवांस, सारे थोड़ा ना एडवांस देके जाएंगे आपको, कुछ ही क्लाइंट्स होंगे जो आपको एडवांस देके जाएंगे, तो उनको याद रखना पड़ेगा। और आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इन एडवांस और प्रीपेड, आपने ही पहले पे कर दिया। किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी, सैलरी दे दी भाई, उसने मेहनत की, हमने सैलरी दे दी, खर्चा है। लेकिन अभी वक्त ही नहीं आया, 3 महीने की सैलरी एडवांस मांग रहा है, प्रीपेड सैलरी, तो वो क्या आ गई भैया? प्रीपेड। अगले साल का खर्चा इसी साल कर दो, आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का खर्चा अभी तक नहीं गया हुआ, मार्च की सैलरी मैंने आज देखो जुलाई अगस्त आगे मैंने नहीं पे की, समझ रहे हो? तो आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो पूरे अकाउंट्स में कहीं ना कहीं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो तंग करते हैं, अदरवाइज कुछ तंग नहीं होता बच्चा। देखो मैंने बहुत देर लगाकर आपको क्या बताया सर? रियल, सारे के सारे असेट एक्सेप्ट बैंक और डेटर, क्योंकि नाम आ जाता है। सारी एक्सपेंसेस,
लॉसेज, इनकम, गेन, रेवेन्यू हमारा नॉमिनल नेचर का होता है। फिर जो बच गया वो हमारा होता है पर्सनल नेचर का, कैपिटल, लाइबिलिटीज, लोन, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, इन एडवांस, ये सारी की सारी चीजें हमारी होती हैं पर्सनल। बुक खोलोगे ना तो पर्सनल के भी 3 प्रजातियां नजर आएंगी, पढ़ लो तो ठीक है, ना पढ़ो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे बताओ इस पूरी की पूरी स्लाइड पर कहाँ लिखा कि कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है? हमारे पूर्वजों को हर चीज घुमा फिरा कर करने की आदत होती थी। ठीक है जी, ठीक है यार, सिंपल सी बात है। हम पहले कुछ चीज़ें मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा ही टाइम लगाकर वो किया करते थे, जबकि इसका आसान तरीका हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन हम ऑब्वियसली बात है इनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय रिसोर्सेज कम थे, ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए होंगे, तो जो सोचा वो बना दिया, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बनाया था। और ऑब्वियसली बात है अगर पहला टायर नहीं आता तो आज ट्यूबलेस टायर नहीं होते, पहला फ़ोन ना आता तो आज मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन ना होते, ठीक है ना। तो ये पहली चीज़ आई, तभी मॉडर्न अप्रोच क्रिएट हुई। ये स्लाइड आपके जीवन की इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों? एग्जाम में कितने नंबर का आएगा सर? एग्जाम में सर मेरे हिसाब से 1 या 2 नंबर, 2 नंबर बहुत ज्यादा हो गया। एक क्वेश्चन पूछेगा, बताओ ट्रेडिशनल अप्रोच में ये कहाँ आएगा, एमसीक्यू आएगा। तो सर इतनी मेहनत काहे करवा रहे हैं हमसे? और कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है। अभी तक सिर्फ हमें यह बताया गया कि पूरी की पूरी अकाउंटेंसी में सिर्फ 3 प्रकार के नेचर होते हैं। एक होता है अकाउंट, या तो वो रियल नेचर का होगा, या वो पर्सनल का होगा, या वो नॉमिनल का होगा। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे। ये मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों को भी बताया हुआ है, और अपने पेड बैच के बच्चों को भी मैंने बात बताई हुई है कि मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि बच्चे ना कहते हैं 1 नंबर का इग्नोर मार दो यार, छोड़ देते हैं। अब कहानी यहां पर यह है कि एक अंजलि भारद्वाज नाम की एक मेरी छात्र थी। एक्चुअल में क्या था, वो मेरे से 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ी थी, ठीक है जी, अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में से पढ़ी थी। ये बात कई साल पहले की थी। तो उसके बाद फिर उसने अपना बीबीए किया होगा। विप्स, लोग जो बच्चे जानते हैं विप्स, यहाँ पर हमारा पीतमपुरा साइड में एक है विप्स, और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, वहाँ से उसने अपनी बीबीए परस्यू की। बीबीए करने के बाद उसने कैट के एग्ज़ाम में बैठी, ठीक है जी, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एमबीए की प्रिपरेशन के लिए। तो अब उसने आगे उसका कैट हो गया। अब कैट में उसको कॉलेजेस मिलने थे। अब आपको पता है उस समय एक ऐसी पॉलिसी चलती थी, शायद आज भी पॉलिसी है, कि जब आपने कैट का पेपर अच्छे से क्लियर तो कर लिया, फिर आपका एक ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, जीडी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं और एमबीए कम ही जाते हैं अच्छे कॉलेजेस के अंदर, जो बिग 4 कॉलेजेस हैं, सिम्बोसिस एंड ऑल। तो वहाँ पर उसका अहमदाबाद में या दिल्ली में उसका वो हुआ, बताया था ना, ग्रुप डिस्कशन, उसमें भी वो क्लियर हो गई। फिर उसका था पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। फिर जो बच्चा सिलेक्ट होता है उसका पर्सनल इंटरव्यू, जस्ट लाइक रोडीज होता है ना, वैसे ही सेम सिस्टम होता है वहाँ पर। तो पर्सनल इंटरव्यू होना था। पर्सनल इंटरव्यू से एक शाम पहले उसका मेरे पास कॉल आता है, कहती सर अंजलि भारद्वाज। तो मेरे को इसलिए याद रह गया ये नाम, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीच में मास कम्युनिकेशन का भी थोड़ा बहुत कोर्स कर रही थी, तो एक अच्छे टीवी चैनल में वो एंकरिंग करी, तो मैं उसको टीवी पे भी देखता था। तो एक आध उसकी न्यूज़ आई, उसने मुझे क्लिप भेजी थी उस समय कि सर ये मैं हूँ और ये देखो मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, ठीक है। बच्चा होता है ना, अपनी अचीवमेंट शेयर करता है। तो अब वहाँ पर उसका मेरे पास एक शाम को कॉल आता है, कहती है कि सर मेरा कल पीआई है। पहले मैं तो बहुत खुश हुआ, मैं कहा बहुत अच्छी अचीवमेंट है, आप वहाँ तक पहुँच गए हो, बहुत बढ़िया। कहते, मैंने कहा बेटा आपने एमबीए किस फील्ड में चुनी है? उसने कहा सर फाइनेंस में चुनी है। एमबीए की फील्ड होती है एचआर, फाइनेंस, मैनेजमेंट, बहुत सारी होती हैं, तो उसने फाइनेंस चुनी थी। और उसको पता था कि उशांक सर ने भी फाइनेंस में एमबीए की हुई है। यस, आई एम एन एमबीए इन फाइनेंस, ठीक है ना। तो सर आपने कैसे की? मैंने कहा बेटा देखो हमने तो सीए कर रहे थे और हमने तो इसको डिस्टेंस लर्निंग से किया था, हमने कोई कैट जीआईटी मैंने वो सब नहीं किया। तो उसका प्रश्न ये था कि आपको पता है किस तरीके से सवाल पूछते हैं। मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो रही थी, घबरा रही थी कि कैसे आएगा कल। तो मैंने कहा बेटा देखो मेरा इसमें कोई इल्म नहीं है, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मैं आपको ना बताना मेरे को बेहतर लग रहा है, इससे अच्छा कि मैं आपको कुछ ख़राब बात बता दूं। तो मैंने उसको कहा बेटा मेरा कोई इल्म इसके अंदर नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको आपकी इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। मैं चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये मैंने फ़ोन रखा, मेरी आदत है कि भैया हो गई बात, मैं किसी मदद नहीं कर पाया, ये वो वाला गिल्ट भी नहीं था, लेकिन ये था कि यार क्या पूछा जाता होगा। फिर मुझे एक बात याद आई कि मेरे उसी दौरान एक ऑफलाइन स्टूडेंट ने
मुझे पर्सनली आकर एक बात बताई थी कि उसका भाई का कहीं इंटरव्यू हुआ था, वो जॉब इंटरव्यू था, और वहां पर उससे, जब ये चैप्टर में पढ़ा रहा था, वहां पर उससे ये पूछा गया था कि बिल्डिंग का नेचर बताओ। क्योंकि उसकी जो जॉब थी वो फाइनेंस ओरिएंटेड थी, वो एमबीए करने नहीं जा रहा था, लेकिन एक कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने इंटरव्यू, जॉब देने के इंटरव्यू में ये पूछा था कि भैया बिल्डिंग का, तुम बहुत बड़े अपने आप को सीए समझते हो, क्योंकि बच्चा अप्लाई नहीं कर रहा है, उनको भी पता है, तो कह रहे बस देखते हैं इसकी याददाश्त ठीक है, इसको बेसिक का, ट्रेडिशन का भी ज्ञान है या नहीं है। तो उसने क्या किया, बिल्डिंग का वो पूछ लिया नेचर, उसने बता दिया रियल, और उसकी जॉब लग गई। मुझे ये बहुत क्लिक हुई, मैंने फिर कॉल बैक किया आधे पौने घंटे में, मैं कहा बेटा आपको रियल पर्सन नॉमिनल आता है? कहते सर ये क्या होता है? मैं मुझे पता था उसको आता नहीं होगा। क्यों नहीं आता? क्योंकि बच्चे अप्लाई करते नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा है, अभी तो बज गया, रात के काफ़ी समय हो गया है, आपका कल इंटरव्यू कितने बजे? कहती सर मुझे फलाना जगह इतने बजे पहुँचना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो इंस्टीट्यूट आ जाना सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 साढ़े 6 बजे। उस समय मैं जाता था जिम, तो मैंने कहा मैं अब भी जा रहा हूँ, लेकिन उस समय मैं ज़्यादा जाता था, तो जिम जा रहा था, तो मैंने कहा मैं आपको जिम जाने से पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। कहते ठीक है सर, थैंक यू। तो वो आई, मैंने उसको पूरा समझाया। आप, मैं कह रहा हूँ बिली, मेरे अभी इस समय बताते हुए कुछ हो रहा है मुझे कि उससे भी यही क्वेश्चन पूछा गया। इनमें से कोई एक सवाल था कि भैया ये बताओ कि इसका नेचर क्या है, एंड शी गॉट सिलेक्टेड। काजू कतली का डब्बा आया था मेरे पास। तो कहानी यहाँ पर यह है भाई लोग और बहन लोग कि ये भले ही 11th के एग्जाम में काम आए ना आए, लेकिन जीवन के ऐसे कई जगह आएंगी जहां बड़े लोग तुमसे, मोर देन एक्सपीरियंस लोग तुमसे, तुमको हैरेस करने के लिए कह सकते हो, तुमको बुली करने के लिए कह सकते हो, तुमको चेक करने के लिए कह सकते हो। ये जरूर पूछेगा। अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो ये तो टिप्स पर होने चाहिए, भले इस्तेमाल ना करो। किसी को नहीं पता कि आप डेबिट कैसे कर रहे हो, किसी को नहीं पता आप क्रेडिट कैसे कर रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अप्लाई नहीं करना, ज्ञान होना चाहिए हिस्ट्री में क्या था। तो ये हिस्ट्री है हमारी, उसको ज्ञान आपको होना चाहिए। तो रियल पर्सनल नॉलेज। अच्छा, मेन बात तो अब करते हैं। कहीं पर भी लिखा कि डेबिट कौन सा, क्रेडिट कौन सा, क्योंकि इसको बताने के लिए 3 गोल्डन रूल्स आते हैं बेटा। 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला रूल है रियल नेचर के लिए, कह रहे रियल अकाउंट का, अच्छा देखो समझना नहीं है, बस याद करना है, समझने की जरा भी कोशिश नहीं करनी। क्या कहता है? हाँ जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, देखो पहेलियां हैं, कोई सीधी बात ही नहीं कर रहा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। अरे क्या बात हुई है, तो पहेलियां बुन रहे हो तुम। कह रहे डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट, जो जाए उसको क्रेडिट। अरे भाई किसकी बात कर रहे हो? तो यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बच्चे कंफ्यूज रहते थे, इसलिए अकाउंटेंट अच्छे बन नहीं पाए। दूसरा, पर्सनल के लिए भी एक रूल है। 3 गोल्डन रूल्स कहते थे इसको, आज भी गोल्डन है क्योंकि इतिहास में लिखे हुए हैं। कह रहे हैं डेबिट दी रिसीवर, लेने वाले को डेबिट, क्रेडिट दी गिवर, देने वाले को क्रेडिट। सोच सोच के थक जाओगे। मैं भी आपको मॉडर्न अप्रोच बताऊंगा, आप बोलोगे सर ये मजा आ गया ना सर, एक बात बोली सीधी, मतलब स्प्राइट पी के लिखी गई थी, सीधी बात, नो बकवास। ये सब बकवास चल रहा है, लेकिन इतिहास है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, नंबर चाहिए, इज्जत चाहिए। पर्सनल, फिर आपका यहां पर आ गया बेटा नॉमिनल। नॉमिनल थोड़ा सही है, कह रहे हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस, क्रेडिट करनी है ऑल इनकम या गेन या रेवेन्यू, जो भी है। तो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तीनों के रूल्स थे, जिसको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, बैक ऑफ द माइंड, अंग्रेजी बैक ऑफ द माइंड टीचर लगाते थे, अकाउंटेंट लगाते थे और बताते थे कि राम क्या होगा, डेबिट, और सेल्स क्या होगी, क्रेडिट। अब हमारे टाइम पर ये बताया था ना कि सेल क्या हो रही है, क्रेडिट, और राम क्या हो रहा है, डेबिट। मैं फिर कह रहा हूं, मैं मॉडर्न अप्रोच ही लगाऊंगा, ट्रेडिशनल अप्लाई करना ही नहीं सिखा रहा। तो वो लोग ये सोचकर 3 गोल्डन रूल लगाते होंगे और बताते होंगे क्या डेबिट और क्या क्रेडिट है। इतना ही सिंपल होता होगा, लेकिन उसको और सिंपल कर दिया हमारी मॉडर्न अप्रोच ने। ठीक है जी। मॉडर्न अप्रोच पे जाने से पहले हम थोड़ा सा रियल पर्सनल नॉमिनल की प्रैक्टिस कर लेते, जो 1 नंबर आएगा ना पेपर में, उसको बटोर लेते हैं। आ जाओ। ठीक है जी।
यूटी में ज्यादा मार्क्स का आ सकता है, वैसे ये 1 नंबर का ही पेपर में आएगा। तो ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है, फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक, क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट। मेरे से पहले आप लोग कर लो प्लीज, ठीक है जी। अब जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, ये एक एसेट नेचर का होता है, तो ये कौन सा हो गया बेटा, रियल अकाउंट हो गया। ये क्या हो गया बेटा, एक रियल अकाउंट, ठीक है जी। ऐसे चल लेते हैं या ऐसे चल लो। सैलरी क्या है, खर्चा है। सैलरी देखो, अब बोलो सर हमें मिली है यदि, अरे तुमको कौन सैलरी देगा, तुम तो मालिक हो, सैलरी मिलेगी नहीं कभी। हम सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग कर रहे हैं यार, ओएसआर अकेडमी मुझे कौन सैलरी दे रहा है, मुझे तो कोई नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो ये क्या बेटा, मेरा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा हमारे, नॉमिनल अकाउंट के। बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। इंटरेस्ट मिला है, तो ये भी इनकम है। जितनी भी इनकम होती है वो भी क्या होती है बेटा, हमारी नॉमिनल नेचर की होती है। एक्साइज ड्यूटी, जब एक देश से दूसरे देश में माल आता है तो उसको एक्साइज पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक्साइज ड्यूटी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, ये भी खर्चा है बेटा। ये कौन सा हो गया, आई एम सॉरी, खर्चा है तो कहां जाएगा, जल्दी जल्दी बता दो, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। फिर आता है डेटर्स। डेटर्स तो पर्सनल होते हैं, राम मुकेश जया रेखा सचमा, सबकी पसंद निर्मा। ये क्या होगा बेटा, हमारा पर्सनल, ठीक है जी। ये आ गया हमारा पर्सनल अकाउंट। इसी प्रकार बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब नहीं पता, बता देता हूं। कुछ अकाउंट होल्डर्स को, स्पेशली जो बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास करंट अकाउंट होता है, उनको क्या दे देते हैं बेटा, एक फैसिलिटी दे देते हैं कि आप अपने बैंक में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा आप निकाल सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, आपको बैंक को वापसी करनी है 30, 40, 50 दिन के अंदर, और ब्याज भी कटेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये एक क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, आपके ऊपर लाइबिलिटी होती है, और जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो पर्सनल। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, जितनी भी बैंक है वो पर्सनल है, तो बैंक से लिया हुआ लोन या ओवरड्राफ्ट भी क्या होगा, पर्सनल नेचर का होगा। क्रेडिटर्ड, ये भी बेटा पर्सनल नेचर के हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखना शुरू कर रहा हूं। बैड डेटर्स, गंदे डेटर, पैसे लेकर भाग गए, नुकसान है आपका, क्या हो गया बेटा, एक्सपेंस। एक्सपेंस हो गया तो नॉमिनल, क्या हो गया बेटा, नॉमिनल, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, क्या हो जाएगा बेटा, रियल। ड्राइंग कैपिटल है, तो ड्राइंग भी क्या होगी भैया, पर्सनल हो जाएगी, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन खर्चा है, क्या हो जाएगा बेटा, हमारा नॉमिनल हो जाएगा। कैपिटल तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अभी बताया था, पर्सनल, ठीक है जी। मोटर व्हीकल एसेट है, तो क्या हो जाएगा बेटा, रियल। वेजेस दिहाड़ी देना खर्चा है, क्या हो जाएगा बेटा, नॉमिनल। फ्रेट वही बताया था, लॉरी वॉरी का खर्चा, ट्रक टेम्पो का खर्चा, ये भी क्या है बेटा, हमारा नॉमिनल। इसके बाद ये 3 बचे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं इन तीनों का आंसर क्या है, ठीक है जी। ओके, तो बस पहली प्रैक्टिस हमारी ये होगी, रियल पर्सन नॉमिनल। इलस्ट्रेशन एक होगा, टीएस गरेवाल फॉलो करते हो, डीके गोयल फॉलो करते हो, एक आधा इलस्ट्रेशन होगा, एक आधा क्वेश्चन होगा, फॉलो करके उसको करने के बाद आगे बढ़ना, वरना मॉडर्न अप्रोच में मत आओ। ट्रेडिशनल समेट लो, फ्रीज कर लो, लॉक कर लो, क्योंकि मॉडर्न ही समझनी है, मॉडर्न ही लगानी है, और मॉडर्न लगानी बड़ी आसान है। आओ जी बताता हूं क्या है सिस्टम। सिस्टम मतलब वो वाला सिस्टम नहीं। मॉडर्न अप्रोच का क्या है, मॉडर्न अप्रोच कहता है भैया सीधी बात, नो बकवास। कहता है हमारे पूरे के पूरे जो अकाउंट्स है, पूरी की पूरी अकाउंट्स, ट्रेडिशनल कहता था 3 नेचर है, मॉडर्न कहता है 3 नहीं है, 5 है। नेचर नहीं कहता, कह रहे 5 प्रकार के अकाउंट्स हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 5 है। पहला है सारे के सारे असेट्स। वहां पर तो ये कह रहे थे ना, जैसे वैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लाइबिलिटी है, तो उसको समझ रहे हो। तो अब वहां पर सैलरी उधर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर है, तो कंफ्यूजन सा है। बैंक नहीं लेना, डेटर नहीं लेना, एसेट में कहां कंसिडर किया था। तो यहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है, यहां पर कह रहा है कि भैया एसेट मतलब सारे एसेट, एक्रूड इनकम भी आपका क्या है, एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस भी क्या है आपका, एसेट। कोई प्रीफिक्स नहीं, कोई सफिक्स नहीं, कोई नाम नहीं, कोई धाम नहीं, सब एसेट्स है। दूसरा, सारे के सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस,
तीसरा कैपिटल, मालिक की। चौथा सारी की सारी लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है जी। और पांचवा सारे की सारी इनकम, रेवेन्यू या गेन, एक ही बात है, प्रॉफिट एक ही बात है। ठीक है भैया। तो ये 5 चीजें हो गई। कह रहे सारे का सारा अकाउंट इन 5 चीजों में डिवाइडेड है। मैं फिर कहूंगा, रियल पर्सन नॉमिनल फ्रीज करके साइड कर दो, अब नई चीज सीख रहे हो। सीधी बात, कहते अगर हमारे बिजनेस में असेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको डेबिट कर देना। फर्नीचर आया, फर्नीचर एक असेट है, बढ़ जाएगा, आया ना, तो डेबिट। कैश आया, डेबिट। बैंक बैलेंस बढ़ा, डेबिट। लैंड खरीदी, डेबिट। इन्वेस्टमेंट की, डेबिट। बिल्डिंग खरीदी, डेबिट। मशीनरी खरीदी, डेबिट। जब भी कोई एसेट हमारे बिजनेस में बढ़ जाएगा तो वो एसेट डेबिट हो जाएगा। और अगर गलती से घट जाएगा, बेच दी, आग लग गई, डेप्रिसिएशन हो गया, बेच दिया, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, असेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। सीधी बात, कोई घुमा फिरा के पहेली नहीं थी यहां पर। एक्सपेंसेस, ये भी सिस्टम है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंस कभी कम नहीं होगा, होगा ही होगा। तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, डेबिट। इफ इन केस अगर आपको देखना है डिक्रीज में क्या होता है, ये क्रेडिट। वैसे ये कभी होगा नहीं, हमेशा यही होगा। तो असेट और एक्सपेंस सेम तरीके से चलते हैं। बाकी उल्टे, कैपिटल अगर हमारे बिजनेस में बढ़ जाएगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। क्यों मत पूछना, ये कानून है। दफा 302 के तहत सजाए मौत ही क्यों, फांसी ही क्यों देते हैं? फांसी के अलावा भी मारने के बतेरे तरीके हैं, है या ना भैया? पूरे शरीर पे मार दो कट, मिर्चे डाल दो, चूहे छोड़ दो, गिद्ध छोड़ दो, शेर को खिला दो। ऐसा क्यों नहीं करते? जमीन में गाड़ दो जिंदा, हाँ या ना? जहर दे दो, ऐसा क्यों नहीं? कानून बन गया। और हर एक देश में अलग है। कई किसी देश में गोली मार देते हैं, हमारे देश में कहते हैं नहीं फांसी देंगे। फांसी के भी बड़े नियम हैं। फांसी कब देनी है, कैसे देनी है, क्या रस्सा होना चाहिए, कौन करेगा, कौन कौन मौजूद होगा, आखिरी इच्छा का वो पंगा, वो सब कुछ एक पूरा कानून बना दिया गया। तो यहाँ पर भी रूल्स हैं। लाल बत्ती पे ही क्यों रुकना है, हरी पे क्यों नहीं? तो कुछ रूल्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना। हमने भी याद किया, आपको भी याद करने हैं, क्योंकि एक हारमोनी तभी बनेगी जब चीज थोपी जाएगी। तो ये थोपी गई है हम सब पर, ठीक है जी। डिक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। क्लियर? इंक्रीज पर क्रेडिट, डिक्रीज पर क्या हो जाएगा बेटा, वो क्रेडिट। ऐसे यहां पर भी लायबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और डिक्रीज होती है तो वो डेबिट हो जाएगा। इनकम ऑब्वियसली बात है, कम नहीं होती, हमेशा बढ़ेगी ही। क्या होगी बेटा, क्रेडिट। लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहते हो तो डिक्रीज कभी होती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, डेबिट। तो देखा जाए तो ये दोनों अलग चलेंगे और ये तीनों अलग चलेंगे। एक याद कर लो, बाकी सब ऑटोमेटिकली याद, और याद तो हो ही गए होंगे यार। असेट बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट। ये तीनों बढ़ने पर क्रेडिट, घटने पर डेबिट। सिंपल सा फंडा है। लेकिन फिर बोलूंगा, डेबिट और क्रेडिट तक जानने से पहले हमको यह भी छांटना पड़ेगा। अगर मैं आपके पास एक बारिश करता हूं कुछ वर्ड्स की, तो आप छांट लोगे एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है, रेवेन्यू क्या है, लॉसेस क्या है, बता दोगे ना? बस वही बताना है। एक्चुअली ये चैप्टर यहां से चालू होता है। इससे पहले जो था वो सब इतिहास था। हमें जो आगे पूरे जीवन भर लगाना है वो यही लगाना है। तो अब यहां से थोड़ा और इंटेंस पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आपको इनको क्लासिफाई करना है कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। करेंगे? लैंड, लैंड ऑब्वियसली बात है क्या होती है बेटा, एसेट होती है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है बेटा, हमारी एसेट्स है। बिल्डिंग, ये भी क्या है हमारे बेटा, एसेट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिला है, तो ये एक प्रकार का रेवेन्यू है, इनकम है, गेन है। जो शब्द ऊपर यूज किया जाएगा वही करना। सैलरी मिलेगी तो नहीं, देनी है, क्या है प्यारे बच्चों, एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी बताया था, बैंक से ज्यादा पैसे लेने, तो ये क्या है बेटा, लाइबिलिटीज है। डेटर, पैसे लेने हैं, तो ये आपका एसेट है। क्रेडिटर, पैसे देने हैं, तो ये आपकी
लाइबिलिटीज है। बैड डेट, नुकसान हो गया आपका, ये आपका एक प्रकार का एक्सपेंस है या लॉस है। कैपिटल तो बेटा कैपिटल ही रहेगी, वो कैसे बदल जाएगी। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है आपका बेटा। मोटर व्हीकल और फ्रेट, ये दो आपके होमवर्क में हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसकी डू प्रैक्टिस अलॉट। जितने भी क्वेश्चन है, हमारे पास टीएस गरेवाल या जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चन है जहां ये बताना है कि असेट है, लायबिलिटी है, क्या है, या जितने भी इलस्ट्रेशन है, पहले वो कर लो, फिर आप आगे बढ़ोगे। अब हम जानेंगे दो एस्पेक्ट कि पहले डेबिट कौन सा और क्रेडिट कौन सा है। ठीक है, मतलब मॉडर्न अप्रोच की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आ जाओ, प्रैक्टिस क्या है बेटा, ये कह रहा है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज। अगर ये सारे अकाउंट, जितने भी ये 7-8 अकाउंट दिए हुए हैं, अगर ये बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो ये क्या होंगे, डेबिट होंगे या ये क्रेडिट होंगे। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। देखो कैसे करना है आपको, सॉल्यूशन। जैसे पहला आया बेटा आपका फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट का नेचर क्या है, नेचर है बेटा हमारा एसेट। ठीक है जी, और ये क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन में लिखा है असेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, डेबिट। ये मॉडर्न अप्रोच में आपने याद किया था। पॉज कर सकते हो वीडियो, पीछे जाके देख सकते हो, लगातार देखने की जरूरत ही नहीं होती। वन शॉट कभी लगातार मत देखा करो, पार्ट्स में, कि पहले इतना पढ़ लेता हूँ, इतने क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। हम तो इसलिए बताते हैं, वन शॉट इसलिए बनाते हैं कि ताकि आप एक ही लेक्चर के अंदर ये सब कुछ पास हो, आपको ढूंढना ना पड़े इधर उधर कि वो टॉपिक कहाँ है, ये टॉपिक कहाँ है। अगला टॉपिक आता है जैसे मोहन प्रोप्राइटर। मोहन दी प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर यानी मालिक। मालिक की क्या होती है बेटा, कैपिटल। और कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। इस प्रकार आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वीडियो को यहीं पॉज करके आप इसको पूरा सॉल्व कर लें और फिर देखें मेरा आंसर आपके आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। थर्ड, सैलरी। सैलरी बेटा एक प्रकार का एक्सपेंस है, क्योंकि दी होगी और ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। DR, डॉक्टर नहीं है, डेबिट है। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, परचेजेस। परचेज का मतलब क्या होता है बेटा, माल खरीदना, और माल खरीदना भी एक प्रकार का एक्सपेंस है। इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा डेबिट हो जाएगा। फिफ्थ, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट एक प्रकार का रेवेन्यू है। एक प्रकार का क्या है बेटा, रेवेन्यू है। रेवेन्यू है तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, इंक्रीज, तो ये आता है बेटा हमारा क्रेडिट। ये आता है बेटा हमारा क्रेडिट। सिक्स्थ क्या कह रहा है भैया, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड यानी एक प्रकार का एक्सपेंस हो गया बेटा, खर्चा किया है ना आपने, इंटरेस्ट दिया है, ये इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डेबिट। ठीक है जी। सेवेंथ क्या कह रहा है, सोहन यानी एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर है, ये मेरी क्या है बेटा, एक लायबिलिटी है, यानी अगर ये इंक्रीज करता है तो क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। एंड लास्ट 8th पॉइंट विच इज राम, डेटर है, तो डेटर इज माय एसेट, बढ़ेगा क्या हो जाएगा, डेबिट। क्वेश्चन ने जो बोला वो मैंने कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये सारे बढ़ेंगे तो क्या होगा। अगला प्रश्न आगे कहता है कि अगर ये सारे घटेंगे तो क्या होगा। इसको मैं ओरली कर रहा हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से कि अगर कैश बढ़ेगा, कैश क्या है बेटा हमारा, कैश क्या है, एसेट है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा नहीं, क्या करना है, घटेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे पूरा लिखना है, कैश एसेट इंक्रीज या डिक्रीज, क्या बोल रहा है, डिक्रीज बोल रहा है। ऐसी बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होती है तो क्या हो जाती है बेटा, डेबिट। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है, कम होगी तो ये भी क्या हो जाएगी, डेबिट। मोहन प्रोप्राइटर कैपिटल है, कम होगी तो ये भी क्या हो जाएगी बेटा, डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, प्रीपेड दे दिया ना, कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी फिर वही कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी,
डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट। कम हो रहा है ना, क्या हो जाएगा? डेबिट। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है इतना? तो यहां तक अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि भैया रूल्स क्यों जरूरी है, नहीं तो आपको पता चल ही गया होगा। आपके घर के अंदर कानून ना हो तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। रूल्स मेंटेन करने बहुत जरूरी है। रूल्स क्यों जरूरी है ये बता दिया। डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट होते हैं। डेबिट कौन सा होता है, क्रेडिट कौन सा होता है, इसके कानून बनाए गए हैं। कानून जानने के लिए दो अप्रोच थी। ट्रेडिशनल मैंने आपको समझा दी प्रॉपर तरीके से, जिसको आपको समझना है, लेकिन मतलब याद करना है लेकिन समझना नहीं, अप्लाई नहीं करना। तो उसको आपको बस ये जानना है कि कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है। उसको फ्रीज कर दिया। फिर मॉडर्न अप्रोच की, जिसने बोला 5 है: एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। बाकी 3 लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। फिर हमने ये आपको क्वेश्चन कराया कि कौन सा चीज एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है। फिर मैंने बताया अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा और घट जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अब आपकी सोच काम आएगी। अब आपको सोचना है कि क्या होने वाला है। यानी अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर कुछ एंट्री दे रखी होंगी, प्रॉपर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। उस क्वेश्चन के अंदर आपको यह बताना होगा कि इस ट्रांजैक्शन की 2 एस्पेक्ट क्या है, कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। मतलब घबराने की जरूरत नहीं, मैं सीधा क्वेश्चन भी लेके नहीं जा रहा, पहले कुछ आपको सोच डेवलप कर रहा हूं। तो आने वाला जो काम है उसमें आपको बेटा सोच को डेवलप करना है, उसको याद नहीं करना। मैं हर बारी अपने ऑफलाइन और पेड बैच के बच्चों को बोलता हूं कि अगर ये जो अब मैं कराने जा रहा हूं इसको याद कर लिया तो आप बर्बाद हो। याद नहीं करना, यह सोचना है कि मैंने 2 एस्पेक्ट क्या होंगे। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने राम को माल बेचा उधार पर, तो वो 2 एस्पेक्ट क्या थे, एक तो सेल था और एक राम था। ये 2 एस्पेक्ट सोचने हैं। बढ़ना घटना वो कोई भी सोच लेता है, लेकिन ये 2 एस्पेक्ट सोचने बहुत जरूरी है, ठीक है जी। इसकी थॉट प्रोसेस बनानी है। तो शुरू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आओ बेटा आगे देखो, सम बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड देयर 2 एस्पेक्ट। सम, देखो ऑब्वियसली बात है, मैं अपनी वही बात रिपीट मार रहा हूं कि इन ट्रांजैक्शन को आपने समझना है, याद नहीं करना। आपको खुद देखो, अभी ऑब्वियसली बात है 3-4 ट्रांजैक्शन लग जाएंगी तुमको ये समझने में कि आपको सोचना कैसे है। आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि जब भी ट्रांजैक्शन आएगी तो आप 2 एस्पेक्ट समझ पाओ, सोच पाओ, ठीक है जी। तो कैसे करना है आओ देखो। ऑब्वियसली बात है ये आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे यहां पे महेश स्टार्टेड, ये वाला महेश नहीं है, महेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब महेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम पूरा का पूरा जो भी ट्रांजैक्शन सोचेंगे वो महेश के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। तो महेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस में एक तो कैश बढ़ जाएगा बेटा, कैश अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरी बढ़ जाएगी महेश की कैपिटल, वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। बिजनेस में पैसा आया है, बिजनेस को लेना देना नहीं होता पैसा कहां से आया, बिजनेस में महेश ने पैसा डाला तो बिजनेस में कैश बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गई। अब कैश जो होता है बेटा वो हमारा एसेट होता है, और कैपिटल जो होती है वो तो कैपिटल ही होती है। अब एसेट अगर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट, पढ़ाया अभी। कैपिटल इंक्रीज करती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो एक एस्पेक्ट हमेशा डेबिट होगा और एक एस्पेक्ट हमेशा क्रेडिट होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 एस्पेक्ट दोनों के दोनों क्रेडिट हो रहे हैं या दोनों के दोनों डेबिट हो रहे हैं, ऐसा कभी होगा ही नहीं, ठीक है बेटा। चलो देखो, परचेज मशीनरी या एनी नॉन करंट असेट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी अगर आप खरीदते हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो आप कहते हो, एसेट्स कहते हो, तो उनका क्या आएगा। तो सबसे पहली बात तो हमारा कैश कम हो जाएगा, हमारी जेब से कैश चला जाएगा, और दूसरा वो पर्टिकुलर एसेट हमारे बिजनेस के अंदर आ जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा, वो एसेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो कैश डिक्रीज, ये भी मेरा एसेट है और ये भी मेरा एसेट है। भाई समझ के देखो ना, आपने एक मशीनरी खरीदी तो आपके फैक्ट्री में एक नई नवेली मशीनरी आएगी,
और आपकी जेब से कैश तो जाएगा ही जाएगा। तो कैश असेट है, जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और एसेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ मशीनरी अकाउंट एक ऐसा एस्पेक्ट है जो डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट एक ऐसा एस्पेक्ट है जो क्रेडिट हो रहा है। ये थॉट प्रोसेस है, कैश क्रेडिट हो गया, मशीनरी डेबिट हो गया। ये समझो। ओपन द बैंक अकाउंट, आपने 10,000 रुपए दिए बैंक को और उसने आपका खाता खोल दिया। आपने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाले और बैंक को दिए, कैश चला गया। और आपका बैंक बैलेंस, आपके मोबाइल में पासबुक खुलेगी, उसके अंदर 10,000 रुपये चमकते हुए नजर आएंगे। ठीक है जी। तो 10,000 का आपने बैंक अकाउंट खोल लिया। तो यहां पर सबसे पहले तो आपका कैश अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। और बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। कैश एसेट, बैंक एसेट, डिक्रीज हो गया क्रेडिट, इंक्रीज हो गया डेबिट। ये आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। 5 रूल्स जो हैं, जो मतलब मॉडर्न अप्रोच है, वो आपको याद करने और बड़े आसान से हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹1,000 इन कैश, माल खरीदा है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हमने आपको पढ़ाया था कि स्टॉक बढ़ा दो। ठीक है, माल खरीद रहे हैं तो स्टॉक बढ़ जाएगा, बेच रहे हैं तो स्टॉक कम हो जाएगा। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम के अंदर एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा है ही नहीं कभी भी। वो तो बच्चों को बस अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहती है, इसका प्रूफ दिया जाता है। ठीक है ना। जब भी आप माल खरीदोगे, गुड्स खरीदोगे, माल यानी गुड्स खरीदोगे, तो एक अकाउंट अफेक्ट होगा, वो है परचेज अकाउंट। ये खर्चा होता है, बताया था अभी मैंने आपको। तो परचेज अकाउंट, और दूसरा होगा कैश। ऑब्वियस सी बात है, आप गोदाम में माल मंगवा रहे हो तो आपका खर्चा हो गया, परचेजेस हो गया, रॉ मटेरियल खरीदा आपने और कैश चला जाएगा। ये बेटा मेरा एक एक्सपेंस होता है और ये बेटा मेरा एक एसेट होता है। ये इंक्रीज हो जाएगा और ये डिक्रीज हो जाएगा। ये आया प्यारे बच्चों डेबिट और ये आया प्यारे बच्चों क्रेडिट। क्लियर है। चलें बेटा आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रमन वर्थ ₹10,000। रमन से गुड्स खरीदे हैं कितने के बेटा, 10,000 से। अब यहां कैश में खरीदा या उधार पे खरीदा है, और यहां पर लिखा है रमन, लेकिन ये नहीं लिखा ऑन क्रेडिट। तो आप अपने, ऑब्वियस सी बात है, उस बंदे का नाम आपने क्यों ही याद रखा होगा। मैंने ये बात अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी बताई थी, मैं आपको फिर बताता हूं। आप अपने नीचे आस पड़ोस में जो किराने वाला उसके पास जाओ और बोलो भैया ये लो 20 रुपये और एक ब्रेड दे दो। मुझे पता नहीं 20 की शायद ब्रेड तो आती नहीं होगी, तो 20 रुपये लो और ब्रेड दे दो। वो आपको दे देगा, वो आपसे पूछेगा नहीं, शक्ल भी ना देखे, ऐसे ही आपको दे दे और पैसे लेके काम कर ले। लेकिन अगर आप उसे बोलोगे भैया अभी ब्रेड दे दो, मैं आपको पैसे कल दे दूंगा, पूछेगा भैया कहाँ से आए हो, किसके लौंडे हो, कहाँ रहते हो, अच्छा वो शर्मा जी का घर, अच्छा उनके घर रहते हो, 107 नंबर 108 नंबर, ठीक है। तो ऐसे कहानी होती है। तो आपसे पूछेगा, दे देगा। अगर वो आपको जानता होगा, आपके परिवार के माता पिता को जानता होगा, वो आपको दे देगा। समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं घर के नीचे कभी वॉक कर रहा होता हूँ तो मेरे को कॉल आ जाता है, मान लो कैश लेकर नहीं उतरा नीचे, मैं वॉक करने चला गया रात को खाना खाने के बाद, तो वाइफ का कॉल आया या बेटी का कॉल आया कि पापा सुबह स्कूल में ये लेके जाना है, तो आप प्लीज़ ये लेते आना। अब मेरे को शॉप दिख गई नीचे, नीचे ही बिल्कुल घर के पास ही मेरे एक दुकान है बेटा किराने की। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भैया ये सामान दे दो, पैसे नहीं। अरे बाबूजी क्या बात कर रहे हो, कल दे देना सुबह, क्योंकि मुझे जानता है। लेकिन वो मेरा नाम याद जरूर रखेगा कि घई साहब से ये 50 रुपए लेने, क्योंकि वो ये टॉफी चॉकलेट लेकर गए थे, जो भी है। ठीक है ना। तो नाम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उधार की ट्रांजैक्शन है बाय डिफॉल्ट। ठीक है जी। अगर अच्छा ऐसा लिखा होता परचेज गुड्स वर्थ ₹, इतना, ना नाम लिखा ना कैश लिखा, तो वो कैश ही है। तो वो कैश ही है। नाम जब आ गया और कहीं नहीं लिखा कैश या क्रेडिट, तो उधार है। तो यहां पर एक तो हमने माल तो खरीदा है बेटा, परचेज अकाउंट आ गया। एक्सपेंस तो है, अभी नहीं देना, कल तो देना है, तो अभी दिया नहीं, तो एक रमन नाम का बंदा आ गया हमारे जीवन में, जिसको हम क्रेडिटर बोलेंगे। ये हमारी कौन है बेटा, लाइबिलिटी। ये क्या हो गया बेटा, इंक्रीज, और लाइबिलिटी भी क्या हो गई हमारी, इंक्रीज। ये होता है डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। ये हमने याद कर रखा है। ठीक है। सोल्ड गुड्स, माल बेचा है। जब माल बेचते हैं तो एक अकाउंट अफेक्ट होता है, वो होता है सेल्स अकाउंट, और कैश तो आपके पास आएगा ही आएगा क्योंकि कैश में बेचा है।
तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। कैश भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये तो बेटा मेरा रेवेन्यू है, धंधा इससे चल रहा है हमारा। और ये क्या है बेटा, हमारा एसेट है। तो ये होता है क्रेडिट, ये होता है डेबिट। ऑब्वियस सी बात है, एक क्रेडिट है दूसरा डेबिट ही होगा। क्लियर है जी। ऐसे ही आपने राजू से माल खरीदा है, राजू से माल खरीदा तो यानी सॉरी बेचा है तो यानी उधार आ गया, तो सेल तो हुई है, सेल अकाउंट। और दूसरा राजू, अब ये राजू कौन है बेटा, हमारा डेटर है। कौन है, डेटर। ये क्या बेटा हमारा रेवेन्यू, ये क्या बेटा हमारा एसेट। ये हो जाएगा हमारा इंक्रीज, ये भी हो जाएगा बच्चों इंक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीज, क्रेडिट, और ये क्या हो गया बेटा डेबिट। ठीक है जी, डन है। आगे बढ़ेंगे, चलो ये समझेंगे। मान लो मालिक के घर से फोन आया, जैसे मेरे घर से फोन आ जाता है, सुनो जी आते वक्त खरबूजे ले आना, आम अच्छे आए हुए आम ले आना। तो मुझे यार देखो, मैं सुबह से लेकर रात तक इतना काम कर रहा हूँ, OSR एकेडमी भी जाता हूँ, साइंस एंड फन भी संभाल रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैं अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पाऊँ ना। मैं अपने बच्चों को अच्छा एक पाथ दे पाऊँ, एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाऊँ। आपके पेरेंट्स और हम यही तो काम कर रहे हैं। मैं अपने आप को, मैं ये नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। एक जो बच्चा बोलता है हम तो जी बच्चों के लिए जी रहा है, भाई मूर्ख है। तो मैं तो अपने लिए भी जी रहा हूँ भाई। मुझे, मेरा एक गोल है ना कि भैया 45 साल की उम्र के बाद या उससे पहले अगर मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया तो मैं छोड़ दूंगा काम करना। स्वार्थी आदमी हूँ, मैं घूमूंगा देश दुनिया, घूमना चाहता हूँ मैं बस। तो ये उसके लिए भी कर रहा हूँ। तो अब बताओ, मैं सुबह निकलता हूँ, रात को घर आता हूँ, तो अपनी बेसिक नीड कहाँ से पूरी करूँगा? OSR के गले से तो पैसा निकालूंगा। जो पैसा आ रहा है मुझे पता है OSR एकेडमी का या साइंस एंड फन का है, लेकिन मैं अगर पैसा निकाल रहा हूँ वहाँ से तो अपनी बेसिक नीड तो वहीं से पूरी करूँगा। तो उसको बोलते हैं ड्राइंग, बताया था मैंने आपको। तो ड्राइंग होगी 3000 रुपये की। तो ऑब्वियस सी बात है, कैश तो चला गया, गले से कैश कम हो गया, और ये होती है बेटा हमारी ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट। और ड्राइंग होता है कहीं ना कहीं एक्सपेंस, ये बढ़ जाता है। और ये तो हमारा एसेट है ये। तो ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। ठीक है जी। रमन को 8000 रुपये दे दिए, आपने जितने का ही माल खरीदा था उसमें से आपने उसको कितने दे दिए, 8000। तो हमारे कंधों का बोझ कम हो गया। आपकी जेब से कैश तो चला ही जाएगा बेटा, कैश डिक्रीज हो जाएगा। और रमन जो कि एक क्रेडिटर था आपका, वो भी तो डिक्रीज हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो भी तो क्या हो जाएगा, कम। ये एसेट है और ये एक लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट और ये क्या आ गया, डेबिट। आपको चेक मिला है राजू से, यानी राजू ने आपको पैसे दे दिए लेकिन कैश नहीं दिया, चेक दिया। चेक दिया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा बेटा, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक इंक्रीज, एसेट है, क्या हो जाएगा, डेबिट। और राजू कौन था, डेटर, ये भी कौन है बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ये भी हमारा एसेट इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगा, वो तो बेचारा पैसे दे गया ना आपको। ठीक है जी, ये डिक्रीज हो जाएगा, ये भी हमारा एसेट है, क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। तो आई थिंक आप सोच पा रहे हो। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब कैश तो लगता नहीं। मैं इस समय यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने एक स्टूल पड़ा हुआ है, 2 अच्छी चेयर्स पड़ी हुई हैं, सामने लाइट लगी हुई है, यहाँ एक कंसोल पड़ा हुआ है, यहाँ एक कंप्यूटर CPU पड़ा है, सामने कैमरा है, कैमरा भी इस्तेमाल हो रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ इस्तेमाल नहीं, पंखा इस्तेमाल नहीं हो रहा, पंखा नहीं चलाया हुआ क्योंकि ऑडियो में आवाज़ आती है। यहाँ पर एक अच्छी सी एक ईजी चेयर पड़ी हुई है। यहाँ पर ये जो चेयर्स हैं इनके ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ, ना कोई सामान रखा हुआ है। इनके ऊपर भी क्या लगेगा बेटा, डेप्रिसिएशन। क्या मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं? नहीं। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन एक प्रकार का खर्चा है, बताया हुआ है, ये बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा डेबिट। और हमारी मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। मशीनरी अकाउंट, ये मेरा एसेट है, ये कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इस प्रकार की ट्रांजैक्शन है बेटा। पेड सैलरी,
कोई भी खर्चा करते हो, मैंने आपको खर्चे की लिस्ट बताई थी अभी, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, माल खरीदना, मतलब कोई भी आप खर्चा पे कर रहे हो काम करवाने के लिए लोगों से, आप खर्चा पे करोगे, ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है आपका कैश या बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, यहाँ तो कैश ही दे रहे हो, कैश डिक्रीज, एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और सैलरी अकाउंट, जो भी खर्चा होगा, रेंट दे रहे हो तो रेंट अकाउंट, कमीशन दे रहे हो तो कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट दे रहे हो तो इंटरेस्ट अकाउंट, समझ रहे हो। बैड डेट हो गया तो बैड डेट अकाउंट, लॉस है, एक्सपेंस है, करना पड़ेगा, ठीक है जी। और क्रेडिट हो गया, क्या है बेटा, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट। और ऐसे अगर आपको कोई सेल के अलावा अन्य इनकम हो जाती है, जैसे कमीशन मिलना, इंटरेस्ट मिलना, आपको प्रॉफिट होना, मतलब जो भी है, जो भी आपको इनकम मिलती है, तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, ये एसेट है, इंक्रीज डेबिट। और ऑब्वियसली बात है कमीशन जो है आपकी, जो भी चीज़ मिलती है उसका अकाउंट बना देंगे कमीशन अकाउंट, ये आपका रेवेन्यू है बेटा, इनकम है, ये क्या हो गई, ये भी इंक्रीज हो गई, और ये हो गया क्रेडिट। मैं क्या सिर्फ साइंस एंड फन और ओएसआर से ही कमा रहा हूँ, मतलब सिर्फ पढ़ा के ही कमा रहा हूँ, आंसर इज नो। और अन्य बतेरे काम है बेटा, काम क्या है, अब देखो जो मेरे को पैसा मिलता है सारा का सारा तो मेरे घर पे खर्च नहीं होगा, तो मैंने उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा होगा, मैंने उसको शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा होगा, समझ रहे हो, मैंने किसी को ब्याज पे पैसा दे रखा होगा, तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट, कमीशन, या मुझे डिविडेंड, या मुझे इंटरेस्ट, रेंट, ये सब चीज़ें मुझे आती हैं, ठीक है ना। तो वो भी मेरी इनकम में ऐड होगी, वो भी बिजनेस की इनकम में ऐड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तो मेरी बात कर रहे हो ना, ये तो पर्सनल हो गया। मैं ओएसआर एकेडमी की बात कर लेता हूँ। मान लेते हैं ओएसआर एकेडमी का बहुत सारा पैसा बचा हुआ है, अब वो क्या करेगी, वो यही तो करेगी, ठीक है। ओएसआर का सारा पैसा मेरा नहीं है, पता है ना, साइंस फंड का सारा पैसा मेरा नहीं है। अब ये मत कहना सर और भी लोग होंगे, हम तो यहाँ सोल राइडरशिप पढ़ रहे हैं। मैं तो अपनी बात ड्राइंग ले रहा हूँ कि भैया मेरे घर के खर्चे चल जाए। मान लो मैंने हर महीने 1 लाख रुपए ड्राइंग लेता हूँ कि भैया मेरा घर का खर्चा चल जाए, और उसमें से मेरा 40,000 खर्च होता है और 60,000 मैं बचा लेता हूँ, जो भी कर लो, तो वो मेरी पर्सनल सेविंग्स है। ओएसआर की अलग सेविंग्स है। ओएसआर मान लो 1 लाख रुपये महीना वो बचा रहा है अपने सारे एक्सपेंस करने के बाद, 1 लाख रुपए उसका प्रॉफिट कह लो। अब प्रॉफिट कहाँ खर्च हो गए, कहीं नहीं खर्च हो गए, वो तो आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो उसको क्यूमुलेट करके अच्छा पैसा बन जाता है। अच्छा पैसा बन के आप इन्वेस्ट करोगे, वहाँ से आपको पैसा आएगा, पैसे से और पैसा बनेगा, ठीक है ना। ये हमारी बिजनेस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अब देखो जैसे कोविड आया था, मतलब मैं आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा ज्ञान भी थोड़ा पेल देता हूँ। जब कोविड आया था तो कोविड में ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए थे। वही चल पाए थे जिनके पास ऑनलाइन आने का कैलिबर था, या जिनके पास सारे रिसोर्सेज थे, या जिनको कैमरा चलाना, फेस करना, ऑनलाइन टेक्निकल चीज़ें आती थी। उसमें मैं बड़ा शून्य आदमी था, आज भी शून्य हूँ। आशु सर थोड़े से कैमरा को बड़ा उनको चलाना भी आता था, उनके पास था भी वो कैमरा, ट्राईपॉड्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारे घर पे अवेलेबल थी, क्योंकि वो फोटोग्राफी करते थे। ऑल्टर्ड लेंस नाम का उनका एक इंस्टाग्राम पर है, अभी तो नहीं काम कर रहे उस पर, लेकिन इंस्टाग्राम पे एक पेज भी था, तो बड़ी अच्छी फोटोग्राफी करते थे वो, ठीक है ना। तो उनको सारा ज्ञान था यूट्यूब का उसका। अच्छा, यूट्यूब पर नहीं थे, मैं साइंस एंड फन भी इतना फेमस क्या था ही नहीं, ठीक है ना। तो ये मैं ऑफलाइन सेंटर का बता रहा हूँ। तो ऑफलाइन ऑब्वियस बात है फीसें भी बहुत कम आई, या आई नहीं, कई बच्चों ने दी ही नहीं, हमने फिर भी बढ़ाया, कोई बात नहीं, क्योंकि कोविड था। कई बच्चों को पैसे रिफंड किए, उन्होंने कहा भैया हमने तो आपको पूरे साल की फीस दे दी, लेकिन हमारे इतने हालात नहीं है कि हम पढ़ पाए। हमने कहा ठीक है, आप पैसे भी ले लो और पढ़ भी लो, कोई दिक्कत नहीं, जब होगा तब दे जाना। अभी तक तो खैर कोई नहीं आया, लेकिन मुद्दा ये है कि वो मैंने कैसे सर्वाइव किया, ओएसआर ने सर्वाइव कैसे किया। भाई देखो ना, सैलरी तो उतनी ही जानी थी, रेंट उतने ही जाने थे, बिजली का बिल ही कम हुआ, और तो क्या ही कम हुआ, बिजली का बिल ही तो कम हुआ, बाकी सब तो उतना ही जा रहा है। फोटोकॉपी कम हो गई, चलो ई बुक जा रही हैं बच्चों के पास, नहीं प्रिंट दे पा रहे, फीसें भी आई लेकिन उतनी नहीं आई, तो मतलब खर्चे ज़्यादा थे और इनकम कम थी। सर्वाइव कैसे किया, 2 साल तो काटने थे, कैसे काटने थे, वही रिजर्व से। एक अगर आपके पास प्रॉफिट को अगर आप जल्दी जल्दी खर्च कर देते हो, तो आपकी जो सक्सेस है, जो आपकी स्टेबिलिटी है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, वो सब खत्म हो जाएगी।
आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में, तो आपको बचा के रखना पड़ता है रिजर्व के रूप में कि भैया कोई आपदा आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, या कोई एक्सपेंशन के लिए हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो पैसा होना चाहिए। तो वो पैसा घर में ना रख के हम इन्वेस्ट करते हैं कि ताकि भैया आप किराए पे चढ़ा दो या ब्याज पे चढ़ा दो। तो वो पैसा हमने किराए पर चढ़ाया, तो हमने कहा ये प्रॉपर्टी बेच देते हैं, या हम किराया क्या कहते हैं ब्याज ले लेते हैं, या ब्याज के वाले को बोला भैया ठीक है अब तुम हमको पैसा वापसी दे दो, या वही दे गया पैसा वापसी। तो कहानी क्या होती है, या शेयर खरीदे, एक बटन पे शेयर बेच देते हो, आपके अकाउंट में पैसा आया तो आप सर्वाइव कर लोगे। तो कहानी बहुत सारी है। तो इंसान ये अपनी एक्स्ट्रा इनकम को भी जनरेट करता है, बिजनेस भी उशांक तो करेगा ही करेगा, OSR अकेडमी और साइंस एंड फंड भी अपनी एक्स्ट्रा इनकम को पैदा करते हैं, और वो ही है यहाँ पर कमीशन के रूप में कि हमने किसी फैकल्टी की, भाई मैं तो खुद पढ़ा ही रहा हूँ, ये ना होना कि एक और रूम में एक और कैमरा लगा देता हूँ, पैसा तो आ ही गया मेरे पास, कोई और फैकल्टी पढ़ाएगा तो मुझे कमीशन देगा, समझ रहे हो, ऐसा कहानी है। अब OSR अकेडमी में क्या होता है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आशु भी पढ़ा रहा है और रीमा भी पढ़ा रही है, हम तो चलो तीनों एक ही घर के हो गए, लेकिन वहाँ पे तो 60 टीचर और भी आ रहे हैं, तो उनसे हम कमीशन ले लेते हैं। भैया मैं नहीं भी पढ़ा रहा तो भी मुझे पैसा आ रहा है। तो ऐसा ही होता है बेटा, सारा गेम ऐसे ही चलता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम भी एक इंसान की होती है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, अब आप बोलोगे सर मेरे पापा की तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पापा की भी है। पापा एक तो सैलरी ले रहे हैं या अपने जॉब अपने बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, एक उनके बैंक, मैं कह रहा हूँ कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बैंक अकाउंट में तो पैसा होगा, वहाँ से तो ब्याज आ ही रहा होगा, वो भी एक इनकम है आपकी, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसकी प्रैक्टिस करनी है अब आपको, क्योंकि अगला चैप्टर है बेटा हमारा जर्नल, और जर्नल के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, जर्नल आपने 40% पढ़ लिया, जर्नल यही है, चीजें यहीं से शुरू होंगी। 40% आपने जर्नल आज ही पढ़ लिया, तो ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इसके लिए कई सारे क्वेश्चन आपकी किताब में अवेलेबल है, एक तो मैं भी लाया हूं। तो यहां पर अभी आपने चीजों को पॉज करना है, और आपने इन सारी एंट्रीज की डबल एंट्री सिस्टम यानी 2 एस्पेक्ट, कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, ये लिख लेना है, ठीक है जी। अच्छा एक बात और, अभी तक जितना भी सवाल आपने किए उसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट में बता दो, उसका सॉल्यूशन तो वही मिल जाएगा, उसके लिए अलग क्लास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स के डाउट एंट्री बेस्ड होते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, ऑक्ट्रॉई एक्सपेंस है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, सर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, लिख दो मैं बताऊंगा। भाई सारे कमेंट देखते हैं यार, सारे देखते हैं, ईच एंड एवरी, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी, ठीक है जी, सारे कमेंट देखते हैं हम लोग। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसका समझ में आ गया होगा, एक तो कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, कैपिटल है, क्या हो जाएगा बेटा डेबिट। देखो मैं दोबारा लेकर आया हूँ सेम क्वेश्चन, पेपर में ऐसा आएगा, एनालिसिस द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट, स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और कौन सी अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, और अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पर कितना भैया, 5 लाख रुपया, ठीक है जी। स्कूल में एक टेबल सी बनवा देते हैं, वो भी बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है बेटा हमारा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी क्या हो गई बेटा हमारी, बढ़ गई है, कैपिटल तो कैपिटल है, मैंने ऊपर गलत लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, अमाउंट वही है, ठीक है ना, ऊपर आएगा एसेट। फिर आता है बोरोड फ्रॉम नरेश। अब देखो थोड़ी नई ट्रांजेक्शन भी, सोचो आप, नरेश से पैसा लिया हमने, उधार ले लिया नरेश से, मैं कह रहा हूँ कैसा भी लिया हो, कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, और नरेश भी तो बढ़ गया। नरेश कौन है बेटा, मेरे सर पे बोझ ही तो है, वो भी तो बढ़ गया। ये एसेट है, क्या हो जाएगा डेबिट, और ये क्या हो जाएगा बेटा क्रेडिट। नरेश मेरे सर पे बोझ ही तो है, मैं आज आपसे 5 रुपये ले लूँ, मेरे ऊपर कंधों पे बोझ आ गया ना, मुझे आपको देने हैं। फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो एक तो बेटा मेरा कैश अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, और फर्नीचर अकाउंट, देखो अकाउंट लगाना ही बड़ा जरूरी है, वो बढ़ जाएगा। ये एसेट है, ये भी एसेट है, एसेट एसेट क्रेडिट डेबिट, ठीक है जी। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, अब यहां पर कैश नहीं लिखा, दिल्ली सेफ लिखा है, तो मुझे दिल्ली सेफ वाले को क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे फ्यूचर में। तो मेरा एक तो फर्नीचर तो बड़ा ही बड़ा है, फर्नीचर अकाउंट तो मेरा बड़ा ही है, ये तो हो गया डेबिट, लेकिन दिल्ली सेफ जो कि मेरे कंधों पे बोझ आ गया, ये भी बढ़ गया, क्योंकि ये मेरी क्या थी, लायबिलिटी थी, क्या आ गया बेटा क्रेडिट।
सॉर्टेड है। चलिए बेटा आराम से देखो, इसको पॉज करो, इसको करो फटाफट से, फिर देखो परचेज गुड्स फॉर कैश, अभी बताया था बेटा कैश अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा क्रेडिट, और परचेज अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंस है तो क्या आ जाएगा डेबिट। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, फिर आ गया महेश, ठीक है जी, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश उधार में है बेटा, तो कैश, ये मतलब जनरली मैंने डायरेक्टली लिखा, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये महेश, मैंने ये मत सोचो कि सर ऐसा कर रहे हैं, नहीं भाई ये बुक का ही क्वेश्चन है सारे, ठीक है जी। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, तो ऑब्वियस ही बात है कैश तो आया नहीं बेटा वर्ड, ठीक है जी, तो एक तो माल खरीदा है आपने, परचेज अकाउंट एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, महेश कौन है बेटा, वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, महेश क्रेडिटर है, ठीक है जी, महेश क्रेडिटर है और ये हमारी एक लाइबिलिटी है वो बढ़ गई है, तो क्या हो गया भैया ये क्रेडिट है, ठीक है जी, ओके। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, तो यहाँ पर एक आया बेटा हमारा सेल्स अकाउंट बढ़ गया है, रेवेन्यू है तो क्रेडिट, कैश है बढ़ गया है, एसेट है तो डेबिट, उधार पे खरीदोगे बेचोगे तो सेल अकाउंट बढ़ गया है, रेवेन्यू है तो क्रेडिट है, श्याम है, अच्छा नाम के आगे अकाउंट नहीं आएगा, ये बात पहले भी बता चुका हूं मैं आप लोगों को, नाम के आगे कभी अकाउंट नहीं आता, लगाना है तो अपॉस्ट्रॉफी एस डाल के, ये बढ़ गया, ये कौन है बेटा एसेट है, हमारा कौन है डेटर है, तो ये आ गया डेबिट, ठीक है जी, और ठीक है, तो ये कुछ ट्रांजैक्शन थी, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और काम करोगे। अगला हमारा एस्पेक्ट आता है टी शेप अकाउंटिंग, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। टी शेप अकाउंटिंग नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन यूटीपीटी के अंदर ये बहुत पूछा जाता है, फाइनल के अंदर इसकी उम्मीद कम है। टी शेप अकाउंटिंग है क्या, देखो हम आगे जाकर इसको लेजर का नाम दे देंगे, आगे जाकर इसको लेजर का नाम दे देंगे, और जो अभी 2 एस्पेक्ट सीखे उसको जर्नल का नाम दे देंगे। जर्नल के बाद लेजर बनाया जाता है जब आप क्लासीफाई करते हो, ठीक है जी। टी शेप अकाउंट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 बच्चा पढ़ने आता है, 100 बच्चा मुझे पैसे दे रहा है, यानी 100 बच्चे के साथ मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो मुझे उन 100 के 100 का अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं फोटोकॉपी भी करा रहा हूँ तो मुझे फोटोकॉपी के साथ भी, फोटोकॉपी वाले के साथ भी एक रिश्ता बनाना है, तो उसको भी मुझे पैसे देने हैं, चेक देना है, अकाउंट्स बनाने हैं, तो उसका भी अकाउंट बनेगा। रेंट देता हूँ तो रेंट का अकाउंट बनेगा। तो यानी हर चीज़ की एक पर्टिकुलर एक अकाउंट बनेगा, जिसको आप लेजर कहते हो, अकाउंट कहते हो, ठीक है ना। टी शेप अकाउंटिंग वही है, टी मतलब टी ऐसे आता है, यह है बेटा हमारा टी, टी शेप। अब इसकी एक साइड होती है डेबिट और एक साइड होती है बेटा क्रेडिट, ठीक है। अब ये है टी शेप। अब बाकी हर एक क्वेश्चन में अलग होता है। देखो अब जैसे अगर हम इधर बात करें तो इसका एक एस्पेक्ट ये अमाउंट का आ गया, ठीक है जी, ये अमाउंट का आ गया, यहाँ आता है अमाउंट रुपीज में, अमाउंट रुपीज में, फॉर्मेट बता रहा हूं। यहां पर आता है इंक्रीज या डिक्रीज। अब अगर देखो अभी हटाता जाऊंगा, अगर ये कोई एसेट का अकाउंट हुआ, आप फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हो, लैंड बिल्डिंग कैश बैंक एसेट का अकाउंट, तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होने पर डेबिट होता है और डिक्रीज होने पर क्रेडिट होता है, ठीक है। लेकिन यहीं अगर आप बना रहे हो लाइबिलिटी अकाउंट, मान लेते हैं कोई एक लाइबिलिटी अकाउंट बना रहे हो, तो ये डिक्रीज होने पर डेबिट होता है और इंक्रीज होने पर क्रेडिट होता है। तो जो ये इंक्रीज और ये डिक्रीज है, ये डिपेंड करेगा कि आपका अकाउंट का नेचर क्या है। मॉडर्न अप्रोच, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, बाकी 3 कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू उल्टा होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, फिर लास्ट में इसकी क्लोजिंग हो जाती है और हमारा काम खत्म हो जाता है, ठीक है जी।
कैसे करेंगे आओ 2-4 क्वेश्चन देखेंगे तभी मजा आएगा ना आपको। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है इधर ही बना देंगे हम। कह रहे टी शेप अकाउंट बनाओ, किसका बेटा? मशीनरी का। मशीनरी, तो मशीनरी एक एसेट अकाउंट है, तो हम यहां पर एक मशीनरी अकाउंट बनाते हैं आपके लिए। ऐसे स्केल पेंसिल, अब आपके औजार तैयार होने चाहिए। ये स्केल पेंसिल से खींचा हुआ मामला है, ये बना, ये आ गया बाबू। ठीक है जी, अब इसके अंदर लिख लेते हैं। ये आया बेटा डेबिट साइड, ये आया क्रेडिट साइड, ये आ गया AMT अमाउंट, AMT अमाउंट। अब मशीनरी एक एसेट अकाउंट है, बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ठीक है बेटा। अब देखो मशीनरी खरीदी है, अब से मशीनरी के एस्पेक्ट से सोचो आप, सिर्फ एक, मशीनरी बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो यहां पर हम यहां पर जो भी लिखते हैं टू से लिखते हैं। टू परचेज आपने कर ली, आपने क्या कर लिया? परचेज, परचेज लिख लो, या कैश लिखना है तो कैश लिख लो। ठीक है जी, टू परचेज। देखो परचेज वर्ड माल खरीदने के लिए होता है, वैसे आप कैश लिख लो बेटर है। टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में खुद मशीनरी का नाम नहीं आएगा, हमारी TS गरेवाल में लिखा हुआ टू मशीनरी परचेज लिख सकते हो, लेकिन मशीनरी खरीदी कैसे? कैश देकर ही तो खरीदी होगी ना, तो टू कैश अकाउंट आ गया। ठीक है जी, कितना आया बेटा? 40,000। अपोजिट नाम लिख दो, सॉरी। मशीनरी बेच दी तो मशीनरी तो डिक्रीज हो गई, तो यहां पर आएगा जो भी आप यहां लिखोगे वो बाय से लिखोगे, तो बाय कैश। आपने बेच दी, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो खरीद ली परचेज, और ब्रैकेट में लिख सकते हो बेच दी सेल। ठीक है जी, कितने की? 10,000 रुपए की। 40 की खरीदी और 10,000 की पुरानी मशीनरी बेच दी। फिर मशीनरी खरीदी आपने 8,000 रुपए की, फिर बढ़ गया बेटा टू कैश अकाउंट, फिर परचेज आ गई बेटा, कितने की खरीद ली? 8,000 की। फिर मशीनरी डिस्कार्डेड यानी बेच दी, कितने की बेटा? 14,000। तो बाय डिस्कार्डेड, बेच दी मतलब शायद फेंक दी, क्योंकि वो कबाड़ हो जाता है, कोई खरीदता नहीं है, स्क्रैप हो गया होगा। डिस्कार्डेड कितना बेटा? 14,000 रुपए की। आपको बस इंक्रीज और डिक्रीज पे ध्यान लगाना है, ठीक है ना। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा तो भी कम हो जाएगी, यहां आ गया डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना भैया? 1,000 रुपया। क्लियर। अब देखो, अब हमें करना है इसको बैलेंस, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन और आमने सामने, आमने सामने, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम आमने सामने। क्या लग गया बाबू? ठीक है जी, अब ध्यान समझो। अब यहां का टोटल किया मन में 48 और यहां का मन में टोटल किया 25, कौन बड़ा? 48। तो दोनों तरफ बड़े वाला अमाउंट आ जाएगा 48। लेकिन ये तो 48 नहीं है, यहां पे कुछ कमी है, 23,000 रुपए की कमी है, तो वो 23,000 आ जाएगा बेटा बैलेंस। 23,000 आ जाएगा बैलेंस। बैलेंस कितना आ गया? 23,000। इसका मतलब ये है कि ये सब खरीदने और बेचने और फेंकने के बाद, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, आज हमारे पास कितने रुपए की मशीनरी बची है? वो है 23,000 रुपए की, जिसकी किताबी वैल्यू कितनी है? 23,000। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट में वो 23 की बिकेगी, लेकिन हाँ अभी फिलहाल उसकी वैल्यू कितनी है? 23,000। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है? क्लियर है? तो अभी धीरे धीरे आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ नॉट सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये लेजर में सीखोगे ऑलरेडी, तो यहाँ पर सिर्फ UT-PT तक पूछेगा, मिड टर्म और फाइनल्स में भूल जाओ, ये नहीं आता। और अगर आ रहा है तो आसानी काम है भाई, फायदा ही है, नुकसान नहीं है, सबसे आसान गेम है। टी शेप अकाउंट बनाना है, किसका बनाना है? कैश का। ये भी एक एसेट है बेटा हमारा, तो देखो कैश का एक अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है जी, बस ये ध्यान रखेंगे कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है और घट रहा है वो आ जाएगा डेबिट, यहां आ गया क्रेडिट। AMT अमाउंट, AMT अमाउंट। अब कैश हमारा एक एसेट अकाउंट है, इंक्रीज होने पर ही क्या होगा? डेबिट, और डिक्रीज होने पर क्या होगा? क्रेडिट। सेम लाइक मशीनरी, ठीक है ना। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश बढ़ गया, किसकी वजह से बढ़ा? कैपिटल की वजह से बढ़ा। तो दो एस्पेक्ट तो सोचने आपको आ ही गए होंगे अब तक। मैं फिर कहूंगा टी शेप पर तभी आए जब इससे पहले का सारा काम पक्का हो जाए। कैपिटल अकाउंट कितना भैया? 40,000। तो हमारे गले में 40 आ गया। फिर माल खरीद लिया, पैसे जाएंगे,
तो कैश गया, क्यों गया? क्योंकि आपने परचेज किया गुड्स। कितना? 20,000 चला गया। फिर माल बेचा, 24 आ गया, तो फिर बढ़ गया। सेल्स अकाउंट कितना आया भैया? 24। फिर रेंट दिया आपने कितने का? 400, फिर चला गया। क्यों गया? क्योंकि रेंट था। फिर आपने दोबारा किराया दिया बेटा कितने का? 600, अलग अलग डेट पे दिया होगा बेटा, यहां फिर आ गया बेटा 600। फिर आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया 1000 रुपए, तो बाय आ गया ड्राइंग। ड्राइंग ही तो होता है पर्सनल यूज। कितना किया? 1000 रुपए। तो इतने आए और इतने सारे निकल गए। अब करेंगे टोटलिंग आमने सामने, ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। ये नियम है बेटा, मैंने नहीं बनाया ये आया 64 और ये आ रहा है कहीं ना कहीं 22। तो ऑब्वियसली बात है ये बड़ा है। अब ये मत कहना कि सर हमेशा यही बड़ा होगा, नहीं नहीं बेटा, कहीं भी बड़ा हो सकता है। ठीक है जी, 64, अब वो है 22। तो बाय बैलेंस कितना बचा बेटा हमारा? कितना बैलेंस बचा? 64 में से 22 जाएगा तो 42 बच गया। यानी इस समय हमारी जेब में, हमारे गले में 42,000 रुपये कैश पड़ा होना चाहिए। ये कह रहा है। इतना ही आसान है टी शेप। और देखो कमी नहीं है बेटा क्वेश्चनों की। एक क्रेडिटर है राकेश, यानी राकेश से पैसे देने हैं, उधारी है, तो हम राकेश का अकाउंट बनाएंगे, राकेश अकाउंट, और ब्रैकेट में आपके लिए लिख देता हूं क्रेडिटर, पेपर में भी लिख सकते हो। ये बन गया जी टी शेप अकाउंट, टी शेप, ठीक है ना। सजा देते हैं जी इसको। डेबिट और क्रेडिट अपनी जगह नहीं बदलेंगे, ये क्रेडिट ही रहेगा, ये डेबिट ही रहेगा, ये एएमटी अमाउंट ही रहेगा, पूरा लिख सकते हो, ये एएमटी अमाउंट ही रहेगा। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, आपको पता ही है, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है, अब ये कम होगा तो इधर आएगा और बढ़ेगा तो ये इधर आएगा, बढ़ेगा तो ये इधर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या कह रहे हैं? ओपन अ टी शेप अकाउंट हो गया, गुड परचेज फ्रॉम राकेश। तो राकेश यानी हमारी उधारी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो इधर आ गया, माल खरीदा है आपने, तो बाय परचेज अकाउंट। कितने का खरीदा बेटा? 50,000 रुपए का। फिर 5,000 का माल उसने खराब भेजा होगा, हमने उसको वापसी कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई ना भाई। देखो मैं उसकी दुकान गया, 50,000 रुपये का माल लेके आया, मैंने कहा भाई 3 महीने बाद पेमेंट दूंगा, तो राकेश यानी लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, बढ़ गई तो इधर आ जाएगा। फिर घर आके देखा तो 5,000 का पूरा माल खराब था, तो मैं उसको दे आया, मैं कहा भाई तेरा माल सड़ा हुआ है, गला हुआ है, खराब है, या उस क्वालिटी का नहीं है। वो कहता ठीक है जी। अब मुझे कितने देने? 45 तो देने। तो मैं वहाँ जाकर माल वापसी कराया, यानी परचेज रिटर्न कहते हैं बेटा उसको, परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना दिया है बेटा? 5,000 का। फिर कुछ समय बाद जाके मैं राकेश कहता हूँ भाई तू 20,000 रुपये तो ले ही ले। फिर राकेश फिर कम हो गया, राकेश को जाके मैं कैश दे आया। कितने का भैया? अब आपको यहाँ पे कारण लिखने की राकेश बढ़ क्यों रहा है और कम क्यों हो रहा है, तो कैश दे दिया, कम हो गया। फिर राकेश से और जाके मैं 10,000 का माल खरीदा है, यानी और परचेज हो गई। कितना भैया? 10,000। अब फिर टोटल होगा आमने सामने, इधर का आ रहा है 25, इधर का आ रहा है 60। अब इधर का बड़ा हो गया, ये आया 60, इधर भी आ गया 60। अब कमी इधर बची है, तो यहां क्या लिख देंगे बेटा हम? टू बैलेंस। कितना बच गया बेटा? 35,000। यानी अभी भी हमने उसको कितने पैसे देने हैं बेटा? 35 और देने। ठीक है जी। बैलेंस ऑफ क्रेडिटर मतलब वी हैव टू पे हिम, बैलेंस ऑफ डेटर मतलब वी हैव टू रिसीव फ्रॉम हिम। बात समझ में आ गई बेटा? एक ये मैं आपके लिए देता हूँ या बना देता हूँ, चलो मैं ही बना देता हूँ। मुझे लग रहा था कि कैपिटल तो मुझे आपको देना चाहिए, वैसे बुक में एक और क्वेश्चन होगा कैपिटल का, वो आप कर लेना। यहाँ बनाना है बेटा कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट टी शेप हम ही करा देते हैं। ये ऐसा करो ना, पॉज करो फटाफट से पॉज कर लो और बनाओ, फिर चेक करो। एक तो चेक हो ही जाएगा, ये हमेशा डेबिट, ये हमेशा क्रेडिट, एएमटी। ठीक है जी, आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। तो कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी है, मतलब कैपिटल तो कैपिटल है, डिक्रीज पर क्या होता है? डेबिट, और इंक्रीज पर क्या होता है बेटा? क्रेडिट। अब यहां डेट दे रखी है,
अब यहाँ पर आप एक डेट का कॉलम भी खोल सकते हो, खोल लो डेट का कॉलम। डेट नहीं होती तो बात अलग थी, जैसे नहीं थी अभी तक तो नहीं लिया था, डेट का कॉलम खोल लिया। कह रहे 1 अप्रैल को बिजनेस कमेंस किया, तो कैपिटल बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो इधर 1 अप्रैल बाय क्या आया बेटा, कैश, कैपिटल बढ़ गई कितने से बेटा, 2 लाख रुपयों से। फिर आया लॉस हो गया हमको 18,000 रुपये का, कब, 31 मार्च को, 31 मार्च को हमारा लॉस हो गया, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, या सिर्फ लॉस भी लिख सकते हो, कितना बेटा 18,000 रुपया। ठीक है जी। फिर हमने ड्राइंग भी की थी बेटा 31 मार्च को, टोटल ड्राइंग हमें पता चली कि पूरे साल में आपने की हुई है कितनी, पूरी ड्राइंग की हुई है आपने 15,000 रुपये की। और बस भाई ये 3 ट्रांजैक्शन थी मात्र। अब हमने बिजनेस स्टार्ट कितने से किया था, इतने से, लॉस हो गया था 18, कैपिटल कम, ड्राइंग की कैपिटल कम, तो यहां पर बैलेंस कितना आया बेटा 2 लाख रुपया, और यहां बैलेंस आ रहा है 33, लेकिन बड़े वाला आएगा ना बेटा, तो यहां पे आ गया 2 लाख रुपया, तो बैलेंस कहां बच रहा है, इधर ही बचेगा, तो यहां पर आ गया बाय बैलेंस। अब कोई जो आखिरी डेट चल रही है वही लिख दो, डेट का भी इतना पंगा नहीं है, वो अगले चैप्टर में ही आएगा। बैलेंस अकाउंट कितना आया, 2 लाख में से 33 चला जाएगा, तो 1,67,000 आ गया, 1,67,000। क्लियर है जी, डन है, ओके। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके आज फिनिश हो गए। क्लियर है जी, ओके। अब आपका काम क्या है बेटा, देखो अगर आपको जनरल लेजर ये सब सारी चीज़ें समझनी है तो ये चैप्टर को आपको बखूबी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, टीएस गरेवाल में 15-16 क्वेश्चन है, उनको सबको कर लो, परफेक्ट हो जाओगे। ये चैप्टर को चैप्टर मत समझो, इस चैप्टर को बेस समझो। पेपर में नहीं भी आता ना तो भी पढ़ना पड़ेगा, मान लो ऐसा कोई चैप्टर होता ही नहीं, सीधा होता जर्नल, तो भी बेटा ये सब पढ़ना पड़ेगा, जनरल नहीं बना पाओगे। ठीक है जी। और जिनको आता है जनरल बनाना वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगले हफ्ते एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम जर्नल पढ़ाना शुरू करेंगे, शुरू नहीं करेंगे, वन गो में, वन शॉट में आएगा। तब तक ये चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।